स्टूडेंट्स, मैं गणेश कंवर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज अपन बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर समकालीन भारतीय शिक्षा के मूल तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यूनिट 3 सामाजिक संदर्भ में विद्यालय का टॉपिक समाज के संदर्भ में रहकर बदलती हुई शिक्षा शास्त्रीय अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। समाज के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी रखते हुए शिक्षा में कई प्रकार से बदलाव आया है, तो हम वो जो बदलती हुई शिक्षा शास्त्र की अवधारणाएं हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। शिक्षा एक ऐसी क्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा से तात्पर्य केवल विद्यालय शिक्षण से ही नहीं है। शिक्षा की क्रिया का प्रारंभ मानव के जन्म लेने के समय ही होता है और उसके मृत्यु उपरांत तक चलता रहता है। शिक्षा एक ऐसी क्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। शिक्षा को प्राप्त करना केवल विद्यालय शिक्षण से ही नहीं है। केवल जो विद्याम शिक्षा प्राप्त करते हैं उसका अर्थ केवल विद्यालय से ही नहीं है। विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं कहलाता है। शिक्षा मानव का जब जन्म होता है, जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक, जब तक वह जीवित रहता है तब तक नया कुछ ना कुछ सीखता रहता है। केवल विद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त नहीं होती। शिक्षा परिवार से, समाज से, इन सभी से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। इसीलिए मानव का जब जन्म होता है, जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक, जब जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, जब तक वह जीवित रहता है तब तक परिवार के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, विद्यालय में गुरुओं के द्वारा, अपने संगी साथियों के द्वारा कुछ ना कुछ उसे शिक्षा के प्रति कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। शिक्षा एक चेतनाभूत नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाए जाते हैं। शिक्षा को कैसी प्रक्रिया माना है? शिक्षा को चेतनाभूत प्रक्रिया माना है क्योंकि उसके अनुसार ही व्यक्ति के व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाया जाता है। चेतनाभूत प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है और व्यक्ति के द्वारा ही व्यक्ति का जो समूह बनता है उस समूह के अंदर कुछ नया परिवर्तन लाया जाता है। शिक्षा की प्रक्रिया से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आंतरिक न होकर बाह्य शक्तियों द्वारा होता है। जो शिक्षा की प्रक्रिया चलती है उसमें जो व्यक्ति के द्वारा परिवर्तन किया जाता है वो आंतरिक न होकर के बाह्य प्रक्रिया के द्वारा, यानी बाहरी प्रक्रिया के द्वारा, वातावरण के द्वारा जो परिवर्तन होता है उससे उसका संबंध जुड़ा हुआ था। वातावरण के द्वारा ही उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है कि बालक किस प्रकार कैसे वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है, उसके अनुसार ही उसके अंदर कई प्रकार से परिवर्तन लाया जाता है। जैसे कि कोई बालक नया कार्य करना सीखता है, जैसे अपने वस्त्र पहनना, अपने हाथ धोना, भोजन करना, तो इस प्रकार के कार्य सीखने के लिए बालक का सहयोग उसके जो सगे संबंधी होते हैं उनकी सहायता से या वातावरण की सहायता से ही वह ये कार्य सीखता है। इसी प्रकार सीखे गए कार्यों को या सीखने को हम शिक्षा की प्रक्रिया के रूप में समझते हैं। परंतु हर प्रकार के व्यवहार संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो शिक्षा के कारण नहीं होते हैं। जैसे कि एक शिशु अपने मुंह से जो ध्वनि निकालता है वो शिक्षा के द्वारा कार्य किया जाता नहीं, वो स्वतः ही अपने आप ही होने वाली एक प्रक्रिया है। उसमें शिक्षा का कोई सहयोग नहीं है। जो मुंह के द्वारा बोलने की जो ध्वनि निकलती है, मुंह के द्वारा जो ध्वनि निकाली जाती है वह अपने आप एक प्रक्रिया कहलाती है। उसमें शिक्षा का कोई सहयोग नहीं होता है। तो कई कार्य ऐसे होते हैं वो शिक्षा की सहायता से पूरे किए जाते हैं, कई कार्य हमारे परिवार के द्वारा या अपने आप ही पूरे किए जाते हैं। तो जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है उसके शरीर की जो बनावट होती है उसी बनावट के कारण हर शिशु के मुंह से निकलती है। परंतु इसी ध्वनि को, जो शिशु के मुंह से जो ध्वनि निकलती है, इसी ध्वनि को उसके माता पिता या समाज उसे एक भाषा के रूप में संगठित कर देते हैं और ये शिक्षा की प्रक्रिया हो जाती है। मनुष्य की भी कई आवश्यकताएं होती है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह पूर्ण रूप से समाज के ऊपर ही निर्भर रहता है
और इसी कारण से आज जो हमारा समाज है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन विशेष रूप से दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता रहता है, जैसे जैसे समय में बदलाव आता रहता है, तो समय के साथ रहते हुए समाज की अवधारणाओं में व्यापक बदलाव होता है। जो भी समाज की अवधारणाएं हैं उसके अंदर कई प्रकार से परिवर्तन होता है और जिनका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। जो भी हमारे जीवन जीने का जो तरीका होता है उसके ऊपर अलग अलग प्रकार से परिवर्तन होता रहता है। समाज की दृष्टि से देखते हुए जो शिक्षा के अंदर परिवर्तन हो रहा है, शिक्षा के अंदर कुछ बदलाव आ रहा है, उसकी जो अवधारणा है वो निम्न प्रकार से है। नंबर 1, सीखना कक्षा तक सीमित नहीं है। वर्तमान में सीखना मात्र कक्षा तक ही सीमित नहीं रहा है। वर्तमान यानी आज के समय में जो कुछ भी सीखा जाता है सिर्फ कक्षा तक ही सीमित नहीं है। कक्षा के अंदर विद्यार्थी रहकर के ही कुछ सीख नहीं सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह कक्षा से बाहर रह कर के भी अपने समाज के संपर्क में आके, माता पिता के संपर्क में रह के, परिवार के सदस्यों के द्वारा या अन्य कई ऐसे लोग हैं, उन लोगों के संपर्क में आने से भी वह बहुत कुछ सीख सकते हैं। केवल कक्षा के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखने के लिए उसका दायरा जो है, उसका जो क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है, केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ है, टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग किया जाता है, वो शिक्षा को और भी आगे बढ़ावा दे रहा है। अब विद्यार्थी केवल कक्षा में रह कर के ही कुछ नहीं सीखता है, वह तकनीकी आविष्कार जो हुआ उसके द्वारा इंटरनेट, टीवी, रेडियो आदि कई ऐसे साधन हो गए हैं, उनके द्वारा भी उसे कई प्रकार से सीखने को मिलता है। तो टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा जो एक जगह से दूसरे जगह की जो न्यूज़ आती है उसके बारे में उनको सुन करके, उनको देख करके भी वे कई प्रकार की बातें सीख सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा उन्हें कई नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो उनके द्वारा भी वे अच्छी से अच्छी बातें सीख सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि बालक को शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार है केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं रहा है, वह कई प्रकार से सीख सकता है। दूसरा पॉइंट है समाज व विद्यालय एक दूसरे के पूरक। अब समाज और विद्यालय एक दूसरे के पूरक कैसे हुए, एक दूसरे का संबंध कैसे हुआ? एक स्वस्थ समाज का निर्माण सुशिक्षित नागरिक के द्वारा ही होता है और नागरिक को सुशिक्षित व सभ्य बनाने के लिए विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण है। विद्यालय के द्वारा ही एक नागरिक सुशिक्षित बन सकता है। इसीलिए समाज व विद्यालय एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। तीसरा पॉइंट है अभिभावक व शिक्षक व्यक्तित्व निर्माण के भागीदार। कहने का मतलब है कि जो शिक्षक है वह और अभिभावक दोनों ही एक दूसरे के व्यक्तित्व के भागीदार किस प्रकार से होते हैं, उनका निर्माण करने के सहयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो प्रारंभ में विद्यार्थी के व्यक्तित्व के निर्माण की पूर्ण जिम्मेदारी शिक्षक की मानी जाती थी। मतलब पहले के समय में, प्रारंभ में, जब प्राचीन काल से ही यह कहा जाता था कि जो विद्यार्थी है उसके जो व्यक्तित्व का जो निर्माण किया जाता है, उसके व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है, उसमें पूर्ण रूप से जिम्मेदारी या भागीदारी किसकी होती थी? एक शिक्षक की ही मानी जाती थी। परंतु ऐसा नहीं है। शिक्षक के साथ साथ उसके अभिभावक का भी सहयोग होता है या अभिभावक का योगदान होता है कि वह भी अपने विद्यार्थी का, अपने बच्चे का, अपने बालक का पूर्ण रूप से व्यक्तित्व निर्माण के लिए उनका सहयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा एक सामाजिक इकाई। कक्षा को क्या माना है? एक सामाजिक इकाई माना है। एक इकाई क्यों माना है? क्योंकि एक ही कक्षा के अंदर भिन्न भिन्न अलग अलग धर्म, संप्रदाय, भाषा एवं संस्कृति के विद्यार्थी एक साथ एक ही कक्षा के अंदर पढ़ते हैं, जिनसे विद्यार्थी अपने से भिन्न संस्कृतियों को ज्ञान प्राप्त करते हैं। अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग भाषाओं और अलग अलग संस्कृतियों के बालक एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं, तो उनके द्वारा
उनके द्वारा विद्यार्थी उन अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते, जानकारी प्राप्त करते हैं और जिनसे उनकी सहिष्णुता का विकास होता है। इसी कारण कक्षा को एक सामाजिक इकाई माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, एकल के बजाय सामूहिक रूप से सीखना प्रभावी। कहने का मतलब है कि एकल की बजाय, मतलब एक तो कोई भी चीज़ अपन सीखते हैं तो एक तो अकेले सीखते हैं और एक सामूहिक रूप यानी समूह में रहकर जो सीखा जाता है वो ज़्यादा प्रभावी होता है। मतलब एक अकेले सीखते हैं उसमें कुछ समझ में कम आता है, एकदम से समझ नहीं सकते हैं, परंतु समूह में रह कर के जो सीखा जाता है वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे से जो जानकारी प्राप्त होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। प्रारंभ में एकल व्यक्ति को सीखना प्रभावी माना जाता था। मतलब पहले जब से शुरुआत हुई है तभी से लेकर के तब उस समय की बात है कि जब एक अकेला व्यक्ति जब कुछ सीखता था, शिक्षा प्राप्त करता था या पढ़ता था या और भी कई कार्य जो सीखता था, तो वो अकेला रहकर जो सीखा जाता था उसको महत्वता दी जाती थी। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे समय में परिवर्तन होने लगा है, जैसे शिक्षा में मनोविज्ञान के नवीनतम खोजों को प्रमाणित किया गया है, मनोविज्ञान के द्वारा जो नई नई चीज़ों के बारे में पता चला है, जानकारी प्राप्त हुई है, तो उसी समय से एकल की बजाय सामूहिक रूप से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जो भी चीज़ें सीखी जाती है, सीखने को अधिक प्रभावी माना गया है। और जब सामूहिक रूप में कुछ सीखने को ज़्यादा प्रभावी माना गया है तो इसी कारण से शिक्षा का जो प्रारंभिक विधियां हैं, जैसे प्रारंभिक विधियों के स्थान पर अब नवीनतम विधियां अपनाई गई है। पहले के समय में जो विधियां, शिक्षा को प्राप्त करने की जो विधियां अपनाई गई थी और अब उनमें कुछ परिवर्तन कर लिया गया है, जिसके कारण नवीनतम विधियां, नई विधियों को अपनाया गया है। जैसे सहकारी अधिगम के द्वारा समूह शिक्षा, पैनल विधि आदि से शिक्षा प्राप्त करके कोई भी जो कार्य किया जाता है, जो शिक्षा प्राप्त करके कुछ सीखा जाता है, उसको संपन्न किया जाता है। तो आज के समय में एकल की बजाय सामूहिक रूप से सीखने को ज़्यादा प्रभावी माना गया है, ज़्यादा महत्वता समूह में रहकर सीखने को ही दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षक भी सह अधिगम करता, यानी सह अधिगम करता कि मतलब यानी उसको पूर्ण रूप से हर एक चीज़ की जानकारी होती, तो शिक्षक को ही पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होना। तो प्रारंभिक अवधारणाएं जब में ये माना जाता था कि शिक्षक सब कुछ जानता है और विद्यार्थी कुछ नहीं जानता है। पहले के ज़माने में प्रारंभिक जब शिक्षा का प्रारंभ हुआ था उसी समय से ये जाना जाता था कि जो कुछ भी जानता है, जो कुछ भी सीखा है वह किसने, शिक्षक ने ही सीखा है। शिक्षक को ही हर एक प्रकार की जानकारी है, जबकि विद्यार्थी को किसी चीज़ की जानकारी नहीं है। शिक्षक ही विद्यार्थी को सब कुछ सिखाता है, परंतु वर्तमान में इनके बारे में कुछ, शिक्षा के बारे में कुछ सीखने के अंदर कुछ परिवर्तन हुआ है। इसमें शिक्षक व छात्र को दोनों को अलग अलग इकाई नहीं माना है, अपितु सीखने के उद्देश्यों में प्राप्त करने में दोनों एक सम्मिलित इकाई है। जो भी कुछ सीखना है उनका जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को मानते हुए दोनों को एक ही इकाई माना है। उनका जो उद्देश्य है, उनका जो लक्ष्य है, दोनों का एक ही लक्ष्य है, इसीलिए उनको एक ही इकाई माना गया है। हमेशा शिक्षक ही विद्यार्थी को नहीं सिखाता है, अपितु विद्यार्थी भी शिक्षक को सिखाता है। दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमेशा यही नहीं कि शिक्षक के द्वारा ही विद्यार्थी सीखता है, कुछ ऐसी भी बातें होती है विद्यार्थियों के द्वारा भी शिक्षक को कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए विद्यार्थी के साथ साथ शिक्षक भी सह अधिगम करता माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा को समाज हेतु व्यवहारिक बनाना। शिक्षा भी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए शिक्षा को भी समाज के लिए व्यवहारिक बनाने के लिए बताया गया है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो समाज नहीं चलेगा, समाज के बिना शिक्षा कहाँ से आएगी। तो समाज के लिए शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। प्रारंभ में शिक्षा को सदैव एक आदर्श रूप में स्वीकार किया गया। शिक्षा को किसके रूप में? एक आदर्श रूप में स्वीकार किया गया, परंतु जैसे जैसे शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ, नई शिक्षा नीति को अपनाया गया,
नई शिक्षा नीति को अपनाया गया है, तो जो शिक्षा को एक आदर्श रूप में स्वीकार किया गया था, उसी आदर्श रूप को व्यवहारिक रूप में भी परिवर्तन किया गया। और इसी कारण से जब उसको व्यवहारिक रूप में परिवर्तन किया गया, तो इसी कारण से शिक्षा वर्तमान में भी समाज के लिए उपयोगी और व्यवहारिक बन गई है। व्यवहारिक रूप में परिवर्तन होने के कारण से ही आज शिक्षा वर्तमान समय में समाज के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण मानी गई है। इसीलिए शिक्षा समाज के लिए पहले से भी बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है। और इसी आधार के द्वारा हम कह सकते हैं कि समाज के बदलते हुए स्वरूप शिक्षा शास्त्रीय अवधारणाओं के कारण व्यापक रूप से परिवर्तन किए गए हैं, और इन परिवर्तित अवधारणाओं ने ही आज समाज को भी काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक व अभिन्न अंग है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। समाज के बिना शिक्षा नहीं चल सकती और शिक्षा के बिना समाज नहीं। तो एक नागरिक के अंदर परिवर्तन लाने के लिए समाज के अंदर रहकर उसके अंदर परिवर्तन लाने के लिए उसे एक शिक्षा की आवश्यकता होती है। जब तक उसको शिक्षा का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक वह सुशिक्षित नागरिक नहीं माना जाएगा, और जब वह सुशिक्षित नागरिक नहीं बनेगा तो वह समाज को नहीं चला सकता है। इसीलिए समाज को चलाने के लिए, समाज को आगे बढ़ावा देने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।